हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग संख्यात्मक अभियोगिता बुक देख रहे हैं और उसमें प्रश्नावली 1A के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें कि हम क्वेश्चन बात कर चुके हैं 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं और आज जो शेष पार्ट बचा हुआ है उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो और एक बात बता दो कि मेरा प्लेलिस्ट में जो वीडियो है पूरा शेड्यूल से दिया गया है। ठीक है, और आप वहाँ पे प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए और प्लेलिस्ट जा कर के वहाँ सारा जो वीडियो बनाया गया है एक क्वेश्चन नंबर 1 से ही दिया गया है चैप्टर वाइज। आप उस चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा और ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट पर जो जितना भी वीडियो दिया हुआ है वो सबको आप देखिए और अगर मेरा वीडियो ज़्यादा मतलब बेटर लगता है प्लस में कि नहीं हम बताए गए से कुछ हम सीख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में जो दिया गया है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिएगा। एक सौ में दिया गया है यदि 100 हो गया। 101 के बारे में बात करेंगे। दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे विभक्त होगा। तो सबसे पहले हमको समझना होगा 101 में देखिए क्या बोला गया है कि दो क्रमागत विषम संख्या, क्या दो क्रमागत विषम संख्या। तो यहाँ पर दो क्रमागत विषम संख्या की बात करेंगे तो सबसे पहले जानना होगा कि विषम संख्या होता क्या है। ठीक है, विषम संख्या, तो विषम संख्या की बात करेंगे तो 1 होगा, फिर 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये जाते रहे। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, मतलब 2 से वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभक्त ना हो उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, और सम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से कट जाए उसको सम और जो 2 से नहीं कटे उसे विषम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विषम संख्याओं के दो विषम संख्या के वर्गों का अंतर किससे कटेगा। तो सबसे पहले इसका और इस दोनों को अप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कि 3 का स्क्वायर हम पहले लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि बड़ा में ही ना छोटा को घटाइएगा। और यहाँ पे देखिए बोला है कि वर्गों का अंतर किससे विभक्त होगा। तो वर्गों का अंतर 3 का स्क्वायर कितना 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, उसके बाद बात करें फिर आगे लेते हैं 5 का स्क्वायर और इसमें घटाते हैं उसके पहले वाला, क्योंकि लगातार नंबर बोला गया है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, तो ये हो गया आपका 16। आगे लीजिए 7 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए इससे हमको समझ क्या आ रहा है, ये तो चलते रहेगा ये प्रक्रिया। इससे हमको समझ ये आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा तो प्लेलिस्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कि इसके बारे में भी वहाँ भी कुछ बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर का मतलब होता है घटाओ। ठीक है, वर्गों का अंतर का मतलब क्या घटाओ, निम्न में से किससे विभक्त होगा। तो ऑप्शन आपके पास दे रखा है 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7 और 8। अब यहाँ पे देखिए डी, सी, बी और ये ए ऑप्शन दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो क्या ये सभी संख्या जो हमारा रिजल्ट आया है घटा करके क्या वो सबको विभक्त कर देगा, मतलब कटेगा उससे। तो ये 3 से नहीं कट सकता, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट सकता, लेकिन 8 देखिए एक ऐसा नंबर है जो कि सभी संख्या को डिविजिबल करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 16 कट जाएगा, 8 से 24 कट जाएगा और इसके आगे जितना भी आने वाला नंबर होगा वो सभी विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आंसर कितना आना चाहिए 8। आगे हम क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। यदि x एक विषम पूर्णांक हो तो, यदि x एक विषम पूर्णांक हो तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है पहला, और पहले देखिए ये दे रखा है कि x जो मेरा नंबर है कैसा नंबर है विषम नंबर है।
ठीक है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन से ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन को अगर समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 5x माइनस टू और ये कहता है एक सम पूर्णांक है। ये कैसा पूर्णांक है? तो सम पूर्णांक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 5x² प्लस 2 और ये कहता है विषम पूर्णांक है। क्या कह रहा है? एक विषम पूर्णांक, तो हम केवल विषम लिखते हैं, विषम पूर्णांक है। उसके बाद सी नंबर आइएगा, सी में कह रहा है कि 5x² प्लस 3 और ये सम पूर्णांक है, ठीक है। और डी नंबर जो है नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आइए ऑप्शन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर x विषम संख्या हो, x क्या हो? x अगर विषम संख्या हो तो बताइए कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है, ठीक है, दिया गया जो स्टेटमेंट है वो मेरा कौन सा ऑप्शन में सही फॉलो कर रहा है, बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बातों को सेटिस्फाई कैसे करेगा। विषम संख्या की अगर हम बात करें तो 1, 3, 5, 7 इस तरह से ये चलते रहेगा, ठीक है, इसका तो कोई लिमिट नहीं। तो कोई एक विषम संख्या हम यूज करेंगे और उसी से हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सपोज दैट मान के चलिए कि हमने 3 लिया, कोई आप 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 3 लेके यूज कर रहे हैं। आप 5 भी लेके बनाइएगा तो आंसर वही आएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए कि 3 यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? x की वैल्यू 3 हम यूज कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि 3 यूज करें, आप उसके जगह 1 यूज कर सकते हैं, 5 यूज कर सकते हैं, 7 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू 3 रखें, x की वैल्यू 3 तो 5 3 15, अब 15 में जब 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? 13। अब 13 कहता है ये सम संख्या पॉसिबल है, इसका मतलब है कि ये गलत बोल रहा है स्टेटमेंट। कहता है कि अगर कोई भी विषम संख्या आप यहाँ रखिएगा तो इसको सोल्व करके जो संख्या आएगा वो सम होगा, लेकिन यहाँ तो विषम आ रहा है। अब देखिए दूसरा ही नंबर रखिए, 5 रख दीजिए, तो 25 और 25 में जब 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। इसका मतलब है कि 23 भी मेरा क्या है? विषम संख्या। ये कहता है सम है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद आइए सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन पर क्या कहता है कि अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर करना होगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 गुना 5 कितना? 45, और 45 में आप 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 47, कितना हो जाएगा? 47। और 47 मेरा कैसा नंबर है? 47 जो है वो कैसा नंबर? विषम नंबर है। इसका मतलब है कि इसका स्टेटमेंट सही है। इसका स्टेटमेंट दिया गया जो स्टेटमेंट है कि आप अगर x की वैल्यू विषम संख्या में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं तो इसका इस सभी को जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो विषम संख्या विषम होगा। क्या देखिए विषम है 47। आप 5 लेके चेक कीजिए, 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब 25 गुने 5 कितना? 125। 125 में जब दो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 127, 127। और 127 जो है वो भी मेरा कैसा नंबर है? विषम नंबर है। तो इसका मतलब है कि मेरा बी ऑप्शन सही होगा। अब सी चेक कर लीजिए, तो सी भी मेरा गलत होगा। क्यों? 5 का स्क्वायर कितना? सॉरी यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 9 गुने 5 45, और 45 में 2 जोड़िएगा कितना? 45 में 3 जो, हाँ चलिए क्वेश्चन सही लिखे हैं, ये विषम है, यहाँ पे सम नहीं विषम है, विषम, ठीक है। तो अब देखिएगा कि 3 का स्क्वायर 9, और 9 पचे 45, 45 में 3 जुड़ेगा तो कितना होगा? 48, जो कि आ क्या मेरा रहा है? सम। और ये कहता है कि नहीं, ये इसका स्टेटमेंट कहना है कि इसका सोल्व करके विषम आएगा, इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 103। 103 देखिएगा, 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो कि 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो? अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है, अब समझिएगा। 103 103 में देखिए क्या कहता है, 1 से लेकर के 200 के बीच में, ठीक है, 1 से लेकर के 200 के बीच में 2 तथा 3, 2 तथा 3 से कटने वाला नंबर कैगो है?
वो पूछा जा रहा है। आप देखिएगा कि ये 10th क्लास में पढ़ते होंगे। सबसे पहले तो आपको लॉन्ग बता देते हैं, उसके बाद उसका शॉर्ट बता देंगे कि कैसे हम जल्दी वहाँ पे कर पाएंगे। सबसे पहले लॉन्ग समझिए। वहाँ पर जब ये इस तरह का क्वेश्चन होता था तो वहाँ पे क्या होता था, ये इतना थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिव के दुनिया में थोड़ा टफ किया है कि 2 नंबर का भी 3 नंबर पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर क्या पढ़ते थे कि 6 से विभक्त हो, 7 से विभक्त हो, ऐसा क्वेश्चन पढ़ते थे। और जब भी ऐसा केस आ जाए कि 2 गो 3 गो नंबर रहे, 10 गो नंबर रहता, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि काम कैसे उस पर करेंगे। तो अगर ये 2 नंबर दिया है तो इस दोनों नंबर का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम 2 गुने 3 बराबर कितना, 6। 2 3 का तो एलसीएम निकलेगा नहीं, तो वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 6। एलसीएम 6 हो गया। अब क्या करना है कि इधर से हम देखते थे कि पहला नंबर क्या आता है, कटने वाला। पहला नंबर कटने वाला क्या आता है, तो पहला नंबर तो 6 आएगा इधर से। 6 के पहले तो कोई कटने वाला 6 से है ही नहीं। 6 से आप देखना है, ना कि 2 और 3 से। ठीक है, 2 और 3 से हमें नहीं देखना है, हमको किससे देखना है, 6 से। अब यहाँ पे देखिएगा कि 6 से कटने वाला पहला 6 हो गया, दूसरा 12 होगा। अब इस तरह जब आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में आप जब भाग दीजिएगा तो यहाँ 2 से में भाग नहीं देना है, बल्कि किसमें, इस दोनों के बीच में बोला है। मतलब इधर से 2 शुरू होगा और इधर से 199 तक जाना है। इसी दोनों को लेकर के हमको काम करना है। तो 199 में जब 6 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा, लास्ट में जो कटने वाला नंबर होगा वो 198 होगा। ये कैसे, तो आप भाग दीजिए 199 में जब 6 से भाग दीजिएगा तो 6 या 18 बचा कितना, 1 9, और 6 या 18 बचा कितना, 1। और ये जो नंबर होता है घटाने वाला, जब घटा दीजिएगा तो कितना, 198 आएगा। तो 198 लास्ट वाला नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि लास्ट में जो नंबर होता था उसको बोलते थे हम AN 198, और जिसको हम बोलते थे लास्ट टर्म, जो हम पढ़ाए थे पीछे में, उसको हम बोलते थे लास्ट टर्म AN। और AN का मतलब लास्ट टर्म में ही होता है, लेकिन वहाँ पे LT हम लिखे थे। और जिसको हम A कहते हैं वो 6 है, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोले थे। ठीक है, उसके बाद D सार्व अंतर। अब देखिए यहाँ कितना का डिफरेंस है, 6 का ना, वो भी कितना है, इतना। अब देखिए अगर आप इस फार्मूला का यूज करते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो भी बनेगा। और नहीं तो हम जो शॉर्ट में बताए थे कि N की वैल्यू अगर बाबू निकालना है तो हमको क्या करना होगा कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अब बटा D या प्लस 1, ऐसा बताए थे। तो यहाँ पर मेरा लास्ट टर्म कितना है, 198 अब माइनस कितना, फर्स्ट टर्म 6, अब बटा कॉमन डिफरेंस 6, अब प्लस 1। 198 में 6 घटाइएगा कितना, 192 बटा 6 प्लस 1, और भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 32। कितना होगा, 32, और 32 प्लस 1 बराबर 33। इसका जो राइट आंसर होगा वो 33 होगा। अब तो कहिएगा कि सर अगर हम इतना लिखे तब तो मेरा समय ही बर्बाद हो जाएगा। तो इतना लिखना नहीं है, ये समझने के लिए स्टार्टिंग में समझना। आप इस फार्मूला को भी यूज करके बनाइएगा तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ AN की वैल्यू पुट करना है, A की वैल्यू पुट करना है, और N की वैल्यू हमें निकालना है, D का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, सेम आंसर आएगा। अब बात आती है कि सर हम शॉर्ट में कैसे काम करेंगे, शॉर्ट में कैसे काम करेंगे। तो आप यहाँ पे समझिएगा, शॉर्ट में देखिए कि इतने से जगह में ये बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बोला गया है कि 1 to 200। ठीक है, इसके बीच में, तो इसके बीच में, तो ये इसका मतलब है कि ये 2 से शुरू होगा, 2 से लेकर के 199 तक ही ना लेना है। 2 से कितना लेना है, 199 तक का है, 199 तक लेंगे, क्योंकि 200 के जस्ट पहले 199। क्यों, क्योंकि हमको बोला है 1 से लेके 200 के बीच में निकालना है, तो बीच में तो यही दोनों आएगा। ठीक है, इसके बीच तो और बहुत सारा नंबर होगा, लेकिन हम तो लास्ट वाला टर्म को पकड़ेंगे ना, लास्ट वाला और शुरू वाला को। तो अब यहाँ पे देखना है, लास्ट वाला नंबर को पकड़िए। लास्ट वाला नंबर का आता है, हम तो 199 है, तो 199 के लिख डालिए। अब ये बोला क्या था, क्वेश्चन का आता है कि 2 और 3 से कटने वाला कितना है, तो 2 3 का एलसीएम निकालिए, कितना आया, 6, और 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग दीजिएगा, 6 या 18 3, और फिर 1 बचा 19, और 6 या 18 3, 33 आया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि एक मेरा शेषफल बच जाता है। और याद कीजिए कि आपको अगर बोला जाए कि बाबू जाओ क्लास 2 में स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों की संख्या काउंट करके आओ, तो विद्यार्थियों की संख्या जब हम काउंटिंग करेंगे तो कभी तो नहीं होगा 5.5, 3.5 या फिर 3.2 या 10.2, पॉइंट में तो नंबर होगा नहीं। और हमसे पूछा क्या है, संख्या, कि 2 और 3 से कटने वाला कई को नंबर है, तो नंबर 33 ही होगा।
क्यों 33 होगा? अगर हम भाग देते हैं तब पॉइंट में नंबर आएगा, क्या संख्या पॉइंट में कभी होगा? तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा कट करके वही मेरा आंसर होगा, और पॉइंट में जो आएगा उसको छोड़ देना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 33 मेरा राइट आंसर होगा। जो शेषफल 1 बच गया उसको नहीं लेना है, ठीक। और क्यों नहीं लेना है ये समझ में आ गया होगा कि नंबर किसी की जो संख्या होता है वो कभी भी साढ़े, पौने, सवा ये सब नहीं होता है, ठीक है। जब भी होता है काउंटिंग पूरा एग्जैक्ट नंबर होता है कि 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, लाख होगा, इस तरह से काउंटिंग होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब जब हम बनाएंगे तो ये इस रूल से बनाएंगे, ठीक है, ना कि इससे। ये पहले आप कॉपी में नोट कीजिएगा ताकि ये समझने में परेशानी ना हो, ठीक है, कि कैसे कैसे हम काम करते हैं। आप अगर लॉन्ग डिटेल से समझते हैं तभी शॉर्ट समझ पाइएगा, नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप शॉर्ट बता दीजिए सर हम लॉन्ग भी समझ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्यान ये रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104। 104 तो लगता है पीछे हम बात कर चुके हैं। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये बिना तो ऑप्शन का बनेगा नहीं, अभाज्य संख्या निकालने के लिए बता दिए हैं। 117, 119, 143, 119, 143, नन ऑफ दीज। ये डी नंबर ऑप्शन, सी, बी और ये ए, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आता है, सर हम अभाज्य संख्या कहेंगे किसको, पहले तो वो पता चल जाए। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। अब ये अपने आप क्या है? जैसे बोला जाए कि बाबू 2 बताओ किससे किससे कटेगा, तो 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 की अगर बात करें तो 3 मेरा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। लेकिन आप कहिए सर कि 4 जरा बताइए किससे कटेगा, तो ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो 1 से अधिक नंबर से कट रहा है। इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि ये अभाज्य संख्या है। तो ये हम कह सकते हैं सर कि जिसका केवल 2 फैक्टर हो, या तो दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे, वैसा नंबर जो केवल 2 ही आदमी से कटे, वैसा नंबर जो केवल 2 ही आदमी से कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तीसरा तरीका क्या है कि वैसा नंबर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो ये अपने आप ही है ना, और ये 1 है। जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या समझ गए। तो अब आइए इस ऑप्शन के थ्रू हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं कि ऑप्शन को हम यूज करके कैसे उस पर काम करेंगे। अब देखिए, ऑप्शन को जांच करने के लिए हम ये बताए थे कि सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि 117 है ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है। तो ये कहिएगा कि सर, और ध्यान इस बात का रखना है, पहले इसको ही हम क्लियर करते हैं फिर बताते हैं। तो 10 का स्क्वायर होता है सर 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121। यू आर राइट। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए 121 इससे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा हमको कम नंबर लेना है, या तो सेम नंबर लेना है, या ना कि ज़्यादा, ठीक है। हम इससे कम भले ले सकते हैं या इसके बराबर ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, उसके बाद इस तरह से बनाना है। तो ये वाला तो मेरा हट जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए ये हो सकता है। अब ये क्यों लिखें, क्योंकि ये जो 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 इसी के आसपास आता है। तो अब देखिए इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ, ये 10 का स्क्वायर है ना 100, तो इसके पहले जितना भी अभाज्य संख्या उसको लिख डालिए। अभाज्य संख्या में 2 आएगा, फिर आ जाएगा आपका 3, 5, 7, 9 तो होगा नहीं, अब इतने हैं ना। तो ये सभी, अब देखिए चेक, अगर ये सभी से ये नंबर कट जाता है तो इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है सर, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इससे नहीं कटता है, ये सभी में से कोई सा भी नंबर से अगर ये नहीं कटा तो ये अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रहा है? अगर कटा तो नहीं है, अगर नहीं कटा तो है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, 2 से कभी कटना पॉसिबल है? 2 से कटने के लिए लास्ट में सम संख्या चाहिए, नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद आइए 3 से कटने का रूल है, सभी संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। 7 2 9, 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। हटाइए, पूरा चेक करना ही नहीं है। जैसे हमको स्टार्टिंग में पता चल जाए कि इससे कट रहा है तो आगे चेक करना ही नहीं है, छोड़ देना इसको। अब आइए 119, अब फिर 119 के लिए भी देखना होगा किसके स्क्वायर के आसपास आता है। तो ये देखिए 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 121 तो ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है 121 हम यूज नहीं कर सकते, बल्कि क्या यूज करेंगे, 100 ही। तो इसका मतलब है कि इसी नंबर से हमको इसको भी चेक करना है।
2 से कटाइए, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में सम नहीं है। 3 से कटाइए, 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका जो योग है 3 से नहीं कट रहा है। 5 से कटाइए, 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 चाहिए या तो लास्ट में 5 चाहिए। क्या है? नहीं है, नहीं कटेगा। अब आइए 7 से चेक कीजिएगा। 7 एकम 7 बचा कितना? 4 बचे। 7 जब इसमें खिलाइएगा तो बचेगा 4 और लास्ट में 9, 49। ये 7 से तो कट रहा है। इसका मतलब है कि सर ये भी क्या होगा, मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 143। अब देखिए 143 आप इस सभी नंबर से चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे बहुत दूर पड़ जाता है 143, 143। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्या 12 का स्क्वायर लगेगा? पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम 11 का स्क्वायर यूज करेंगे। 11 का स्क्वायर 121 और इसमें एक वो ऐड हो जाएगा 11। ठीक है, 11 ऐड होगा क्योंकि 11 तक में 11 भी मेरा अभाज्य संख्या होता है, इसलिए 11 भी इसमें ऐड होगा। अब यहाँ से हम चेक करेंगे 2 से कटाइए, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में सम चाहिए। बीच में नहीं देखना है, लास्ट वाला नंबर। 3 से कटेगा, 5 3 8, ये भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, वो भी नहीं कटेगा। 7 से कटाइए, 7 दूना 14, खाली लास्ट में केवल 3 बचता है, वो भी नहीं कट रहा है। 11 से कटाइए, 11 से ये कट जाएगा 12 बार में। इसका मतलब है कि ये भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका ऑटोमेटिक है, अब जब कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज क्या होगा? मेरा आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 105। 105 में कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा ये नंबर टाइप में दे दिया। 57 46 32 081 9 मल्टीप्लाई 125। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाने का 2 तरीका हम यूज करेंगे, जिससे कि जैसे आपको समझ में आसानी लगे, क्योंकि ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम शॉर्ट में कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। या तो आप इसको इस तरह लिख दीजिए, 57 46 32 081 9 गुना 120 प्लस 5, ये कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा इसको आगे, तो इतना को इससे गुना कर दीजिए या फिर इतना को इससे गुना कर दीजिए, लास्ट में गुना करके जोड़ दीजिए। तो 57 46 32 81 9 गुने 120 प्लस 57 46 32 081 9 गुने 5, इतना गुना करके आप जोड़ दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सर कि ये अगर हमको टफ लगता है तो हम दूसरा रूल यूज करेंगे। दूसरा क्या है? सेकंड रूल क्या है कि ये जो क्वेश्चन है 57 46 32 081 9, ये है, ये मल्टीप्लाई किया हुआ 125 से। ठीक है, और आपको ये बात का पता होगा कि अगर हमको कोई भी नंबर को 100 से 1000 से 1 लाख से अगर गुना करने दे दे तो कुछ ही सेकंड में हम गुना करके जमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में उसमें केवल 0 की संख्या हमको ऐड करना होता है। जैसे मान के चलिए आपको दे दे कि 252 है, इसमें 100 से गुना करो, तो हम क्या बताएंगे कि 252 पे खाली 2 को 0 सट जाएगा। ठीक है, 2 को 0 क्या होगा, या तो यहाँ लिखिए 252 और लास्ट में 2 0 आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 0 वाला से मल्टीप्लाई मतलब 1 पर जब कितनों भी जीरो रहे तो उससे मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसानी होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप 125 को 8 से गुना कर दे सर तो ये बन जाएगा 1000। 125 को 8 से गुना कीजिएगा तो ये 1000 हो जाएगा, और 1000 को जब इससे आप गुना कीजिएगा तो आसानी होगा। अब ये तो सर 8 अपने मन से ला दिए, 8 अपने मन से ला दिए, तो इसको भगाइए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 8 8 कट जाएगा मेरा वही सेम नंबर। जैसे याद कीजिए कि वहाँ पे हम इक्वेशन जब पढ़ते थे हमें पढ़ाया जाता था कि अगर x प्लस वाई बराबर z है बाबू, तो अगर हम इधर 2 जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ना होगा। क्यों? तो इसलिए जोड़ना होगा क्योंकि अगर हम इस दोनों को कटा देते हैं तो हमारा यही सेम इक्वेशन बच जाएगा। ठीक है, ताकि मेरा इक्वेशन में कोई भी परिवर्तन ना हो। इसीलिए हम क्या किए कि यहाँ 8 से गुना किए तो 8 से भाग दे दिए। अगर हम कटा देते तो फिर मेरा वही नंबर हो जाता। अब क्या करना है, इसको आप जब गुना कीजिएगा तो 1000 और 1000 को इससे गुना कीजिएगा तो इसका मतलब है कि 57 46 32 0819 पर कितना 0, 3 0 1000 में होता है, और बटे 8। अब 8 से आप भाग दे दीजिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग देना जो तो ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 106 देखिएगा क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 100 से 150 के बीच तथा इन दोनों सहित कुल कितने पूर्णांक हैं जो 9 ही 3 से तथा 9 ही 5 से विभक्त है। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 समझिएगा कि 100 से 150 के बीच। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो बोला इन दोनों के बीच, और लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि ये दोनों को भी लेना है। जैसे आप बोलिएगा कि राम और मोहन दो व्यक्ति है, लाइन लंबी सा कतार खड़ा हुआ है और लास्ट में राम और स्टार्टिंग में मोहन है। पहले तो बोला कि राम और मोहन के बीच में जो भी विद्यार्थी है वो के क्लास चले जाएं। रास्ता थोड़ा दूर 10 कदम आगे गए, फिर बोलता है कि वो दोनों को भी लेते आना है, तो वो दोनों भी निकल गए। तो सेम क्वेश्चन लेके यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 से 150 के बीच, पहले तो बोला बीच और फिर कहता था इन दोनों सहित, पहले तो बोला बीच में और फिर कहता है कि ये दोनों सहित, मतलब ये दोनों ले लीजिए। कितने, तो कुल कितने पूर्णांक है जो कि ना ही तो ये 3 से कटे और ना ही ये 5 से कटे। ठीक है, ये समझिएगा कि ना तो ये 3 से कटना चाहिए ना ही ये 5 से कटना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है इसके बीच में, तो आइए देखते हैं कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन किस हिसाब से हम सोल्व करेंगे। अब बात समझिएगा कि हम क्या लिखना चाहते हैं। अगर हम 150 में सर 5 से भाग देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। अभी हमने देखा था कि क्वेश्चन जब पीछे पढ़े थे तो वहाँ लिखे थे 199 में भाग दिए थे किससे, 6 से, जो कि हमारा आया था 33। और ये 33 क्या था कि 1 से लेकर के या 2 से लेकर के 199 तक में 6 से कटने वाली संख्याओं की संख्या, मतलब 33 को उसके बीच में ऐसी संख्या है जो कि वो 6 से विभक्त है। तो भाग देने से मेरा क्या आएगा, यहां अगर 150/5 लिखें तो इसका मतलब हुआ कि 5 से कटने वाली संख्या 150 तक में, लेकिन कहां से, 1 से, हमको चाहिए कहां से, 100 से। तो इसका मतलब है कि 99 तक इसमें घटाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि 100, अभी जो 150 में जब 5 से भाग दिए तो इसका मतलब हो गया कि 1 से लेके 150 तक में 5 से कटने वाली संख्या, और यहाँ पर इसमें हमको चाहिए 100 से, इसलिए इसके पहले 99 तक का हम घटा देंगे। 1 से लेके 99 तक में जो 5 से कटने वाली संख्या है उसको घटा दिए। जैसे आप बात समझिएगा कि 1 2 3 ... 150। अब यहाँ से यहाँ तक हमको 5 से कटने वाली संख्या हमने निकाला, मान के चलिए y। ठीक है, अब हमको चाहिए 100 से, तो 100 के पहले तो 99 होगा, फिर 101, ये सब आया होगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि पूरे में ये वाला पार्ट को घटा देंगे, ये वाला पार्ट मान लेते हैं y x है, तो हम पूरे में क्या करेंगे, x वाला पार्ट को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे वही किए, 99 पहले हम पूरा निकाल लिए 5 से भाग देके, और 99 में 5 से भाग दे करके घटा दिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या किए, घटा दिए ये पूरे में। तो मेरा अब जो निकलेगा कि 100 से 150 में 5 से कटने वाली संख्या निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा आगे, अब ये तो 5 का काम हो गया। अब इसमें जोड़िए 3 से कटने वाली संख्या निकालिए, तो 150/3 अब -99 तक घटाना पड़ेगा। इतना काम हुआ। अब ये क्यों किए सर, अब देखिए अभी जो मेरा ये काम हो गया, ये काम हम इसलिए किए कि 100 से लेके 150 तक में 5 से कटने वाला और 3 से कटने वाला संख्या निकाल लिए। अब देखो कि कुछ ऐसे संख्या उसके बीच में अवेलेबल होगा जो कि 3 और 5 दोनों से कटता होगा, 3 और 5 दोनों से कटता। मेरा अभी मकसद ये नहीं है कि कौन संख्या 3 से कट रहा है और कौन नहीं कट रहा है उसको निकालना, मेरा अभी फोकस इस पर है कि 3 और 5 से कटने वाली संख्या उसमें कैगो है, 3 और 5 से कटने वाली संख्या कैगो है, उसको निकाल लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहले हम ये इस बात को ध्यान नहीं रखना है कि नहीं कटने वाला संख्या हम ज्ञात करें, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कटने वाली संख्या निकालेंगे। अब देखिए कटने वाली संख्या हम निकालें 5 से और 3 से। ठीक है, अब ये 5 3 से तो भागती है, कुछ ऐसे भी इसमें नंबर होगा जो कि 3 और 5 दोनों से कटता होगा या नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि 15 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 और 5 दोनों से कट रहा है। फिर 45 आप ले लीजिए, ये सब नंबर क्या है, दोनों से कट रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो दोनों से कटने वाला नंबर है इसमें अगर हम घटा दें तो भाग जाएगा। तो
तो आइए घटाते हैं दोनों से कटने वाला। तो दोनों से कटने वाला मतलब 3 बचे 15 से कटने वाला। जो दोनों से कटेगा तो इसका मतलब है कि वो 15 से कटेगा। अब 15 लीजिए, 45 लीजिए, ये सभी क्या है 30 लीजिए, ये सभी 15 से कट रहा है। तो यहाँ पर हमको जो संख्या निकालना है 150 में भाग देना है 15 से। अब माइनस 99 अब बट्टा 15। अब ये 99 बट्टा 15 क्यों किए? हमको चाहिए कहाँ 100 से 150 के बीच में ही 15 से कटने वाला, तो ये 99 तक तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम माइनस कर दिए और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम संख्या निकालते हैं तो पॉइंट वाला टर्म को नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस ये 19 पचे 95 प्लस यहाँ पर लीजिएगा 50 माइनस 33 माइनस 150 में 15 से भाग देते हैं तो कितना आता है 10 और इधर आएगा 6, 15 6 90। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। इसमें घटाइए कितना आ जाएगा 10 घटता तो 20 और 9 तो बचेगा कितना 11 प्लस 50 में 33 घटाइए। अगर 50 में 30 घटाते तो 20 बचता, अब 20 में और 3 घटा दीजिए तो बचेगा 17। ठीक है, कितना बचेगा 17। फिर माइनस 10 में 4 घटाइएगा, सॉरी 10 में 6 घटाइएगा 4। अब सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 28 माइनस 4 कितना हो गया 24। 28 में माइनस 4 किए 24 हो गया। अब ये 24 क्या है सर? 24 क्या है? 24 जो मेरा नंबर है वो 3 तथा 5 से कटने वाला नंबर, कटने वाला। अब सर कहिएगा आप क्वेश्चन तो कुछ और बोला, आप निकाल कुछ और रहे। आप ये समझिएगा कि क्वेश्चन हमें बोला है कि 3 और 5 से नहीं कटने वाला। 3 क्या बोला है कि 3 नो ही तो 3 से कटे, नो ही 5 से कटे, ऐसी संख्या पूछा गया। तो अब ये आप समझिए कि यहाँ पर टोटल जो हमारे पास नंबर है 100 से लेके 150 तक में 51 नंबर है। कितना 51 नंबर है, 51 नंबर है। अगर 51 नंबर में कटने वाली संख्या घटा दे सर तो उसके बीच में जो बचा होगा बिना कटने वाला नंबर ही ना बचा होगा। अगर 100 से लेके 151 तक में 24 को नंबर ऐसा है जो कि 3 और 5 से कटता है, तो इसका मतलब है कि इसके अलावा जो भी नंबर होगा वो नहीं कटने वाला नंबर होगा। तो हम घटा के नहीं निकाल सकते हैं। तो 51 में हम कितना घटा दें 24, और हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा कितना हो जाएगा 27। बात समझ में आई कि ये जो मेरा है ये है नहीं कटने वाला नंबर। किससे? 3 तथा 5 से। 3 तथा 5 से नहीं कटने वाला नंबर है ये। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मतलब लैंग्वेजिक है और थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, और इसको जब 1-2 बार आप रिपीट कीजिएगा और बनाइएगा तभी ये पूरा क्लियर होगा, अन्यथा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये इस बात को समझना है, मेन है ये लाइन। ठीक है, ये लाइन अगर समझ गए तो आप दूसरा लाइन है ये स्टेप समझना कि 24 को मेरा कटने वाला नंबर है, तो इसका मतलब इसके अलावा जो भी बच गया वो 27 जो है 27 को मेरा नंबर बचता है उसके अंदर, जो कि वो 3 और 5 से नहीं कटने वाला नंबर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 107 में देखिएगा क्या बोला है। 107 पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ हमें सीखना पड़ेगा। आइए क्या सीखना है उसको देखते हैं। 107 में दिया गया है कि x पे पावर n माइनस a पे पावर n पूर्णतः x माइनस a से विभक्त होगा। अब ये दिया गया स्टेटमेंट जो है 4 को ऑप्शन, वो बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उससे पहले एक चीज़ पढ़िए इस बात को, x पे पावर n प्लस a पे पावर n, ठीक है, ये विभक्त होगा, भाग का निशान x प्लस a से। ध्यान रखिएगा कि x पे पावर n a पे पावर n, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ये हमेशा x प्लस a से विभक्त तब होगा जब, ध्यान रखिएगा कि जब, ये आप लिख सकते हैं, भाषा में लिखा देंगे कि जब x की वैल्यू कैसा हो, x की वैल्यू मेरा विषम हो, x की वैल्यू विषम हो, x की वैल्यू कैसा हो, विषम। ठीक है,
अब दूसरी बात आते हैं। अब देखिए इसका अगर इसको हम भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, x पे पावर n प्लस a पे पावर n कोमा x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगा जब x एक विषम संख्या होगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि x पे पावर n और a पे पावर n विभक्त हमेशा x प्लस a से तभी होगा जब n की वैल्यू क्या होगा, मेरा विषम संख्या होगा। आइए अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो ये समझिएगा कि हम फॉर्मूला बहुत पढ़ते हैं सर कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब a प्लस b या इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, या राइट, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि अगर इसको हम गुना से भगाएं, अगर इसको गुना से भगाएं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये डिविजेबल है, तभी तो इतना रिजल्ट आ रहा है। इसका और दूसरा भी फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि ये जो नंबर है इसी का वैल्यू है ना, ये देखिए a प्लस बी से डिविजेबल है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि वहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू पढ़े थे, वहाँ a प्लस बी हुआ था, a प्लस बी से भाग देते थे, इसका मतलब है कि a प्लस बी से ये कटेगा, a प्लस बी से कटेगा। तो यहाँ पर हम देख लिए कि ये सेम चीज़ है। देखिए यहाँ पर केवल एक सम पुट कर देंगे, यहाँ ए पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगा और ये इससे कटने लगेगा। तो याद उसको रखना है। अब आइए नेक्स्ट जो याद रखना है क्या है कि x पे पावर n माइनस a पे पावर n ये डिवाइडेड होगा x प्लस x माइनस a से, x माइनस a से नहीं, x प्लस a से, ये इससे विभक्त होगा। कब? जब x की वैल्यू सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, और इसी को हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये प्राकृतिक संख्या हम कह लिख दिए सम और विषम की जगह। अब देखिए प्राकृतिक संख्या बनता किससे है, सम और विषम में को मिलने से ना। अब जब काउंटिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 ये सब में सम और विषम में तो भरा हुआ है। अगर हम ये जान रहे हैं सर कि सम और विषम से ये कट रहा है तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या से ये कटेगा, प्राकृतिक संख्या से ये कटेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइडेड करना है x प्लस a से, तो ये पूर्णतः विभक्त होगा। अब ये कैसे जानेंगे सर, आइए फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन में बहुत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा पढ़ते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम यहाँ से भगाते हैं, यहाँ देखिए हम क्या बोले, ये सेम चीज़ है, प्लस वाला से भाग देना है तो प्लस वाला से आप भाग दीजिए, a प्लस बी। यहाँ देखिए यहाँ x माइनस था इसीलिए x माइनस ए से, x प्लस ए से भाग दिए, यहाँ पर मेरा a माइनस बी है इसलिए a प्लस बी से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि a यहाँ पे देखिए ये दो n का मान मेरा कैसा है, सम। तो यहाँ पर हम अभी देख लिए कि सम संख्या रहने से ये पूरा पूरी विभक्त होता है। अब कैसे विभक्त होता है इस बात को अगर आप चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए अब विषम संख्या रहेगा तो कैसे विभक्त होगा, तो यहाँ पर हम देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम बहुत पढ़ते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या ए माइनस बी से ये विभक्त हो रहा है, ए माइनस बी से, और ये जो मेरा संख्या है नंबर ऑफ एन की जो वैल्यू है वो कैसा है, विषम। ये नंबर ऑफ एन विषम है और यहाँ पे देखिए ए माइनस बी से ये पूर्णतः विभक्त हो रहा है, ठीक है, पूर्णतः मेरा क्या हो, विभक्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों मेरा कंडीशन सही है जो वहाँ पे लिखे हैं कि ये जो ऐसा जब रहने पर मेरा x प्लस ए से तभी विभक्त होगा जब, ओ कहाँ गलत लिख रही है, यहाँ पर माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस, ठीक है। ये माइनस वाला कंडीशन पे ऐसा लगेगा कि x पे पावर n और a पे पावर n x माइनस ए से तब विभक्त होगा जब x की वैल्यू कैसा हो, सम हो या विषम, जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस होगा, ये माइनस वाला से विभक्त करना है, उसके बाद इसको क्या करना है, उसके बाद कटाना है। ए माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी, और ए माइनस बी मेरा जो कटेगा वो ये वाला कटेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला कटेगा। बात समझ में आ रहा है, ये कौन सा कटेगा। अब यहाँ पर आइए कि अगला जो नेक्स्ट स्टेप हमको याद रखना है वो क्या याद रखेंगे। अगला स्टेप देखिए क्या है, एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन, ये पूर्णतः एक्स प्लस ए से विभक्त होगा जब एक्स केवल सम हो। क्या हो, सम। केवल का मतलब हुआ कि वनली वो सम के कंडीशन पे ही वो काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सम के कंडीशन पे काम करेगा। यहाँ पर समझिएगा कि ये कैसे होता है कि एक्स पे पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हम देखे थे, और वहाँ पे देखे थे ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी, जो कि वहाँ पे पहले हम यही कंडीशन बता दिए थे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये देखिए ए प्लस बी से कट रहा है ना, ये कटा दीजिए। तो इसका मतलब है कि ये जो बोला गया स्टेटमेंट है वो मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपके यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिएगा समझ में आपको अब आ जाएगा 107। आपको देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन पूर्णतया एक्स माइनस ए से विभक्त होगा। ये कब सत्य होगा? पहला ऑप्शन सभी प्राकृतिक संख्याएं एन के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं एन के लिए। सेकेंड जो हम टर्म लिखे थे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्स पे पावर एन ए पे पावर एन, ये जो विभक्त कब होगा, एक्स माइनस ए से विभक्त कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या एन की वैल्यू क्या होगा। ओह, यहाँ पे सब में एक्स लिख दिए, एन होगा, ध्यान रखिएगा। जहाँ भी हम अगर बगल में एक्स लिखे हैं तो एक्स की वैल्यू सम या विषम हो तो वहाँ पे एन कर लीजिएगा, क्योंकि एन के वैल्यू के बारे में बात वहाँ करेंगे, ठीक है, ना कि एक्स के वैल्यू में। तो यहाँ पर देखिएगा कहता है कि एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होना चाहिए। तो तब एन का मान क्या रख दें ताकि ये मेरा क्या हो कि इससे कटने लगे। तो पीछे अभी लास्ट वाला यहाँ पर टर्म यही लिखे थे कि एक्स मेरा सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, दोनों केस में मेरा क्या होगा कि ये मेरा कटने लगेगा। और सम और विषम को ही मिला के हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या से या प्राकृतिक संख्या से ये कट जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में पहला बोला सभी प्राकृत संख्याएं एन के लिए, दूसरा है केवल सम संख्याओं एन के लिए, तीसरा है केवल विषम संख्याओं एन के लिए, और चौथा है केवल उभय संख्याओं एन के लिए। तो इसका मतलब है कि मेरा जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, जिसमें कि लिखा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के एन के लिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में देख लेते हैं। 108 देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 1365 है। मान लेते हैं दो संख्या x प्लस वाई है जिसका योग 1365 है, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने। अब यहाँ पे देखिए पता कैसे चलेगा कि बड़ी और छोटी। आप पहला तो है कि आप मान सकते हैं कि ये मेरा बड़ा है, ये छोटा है। और दूसरा आप ऐसे एक जनरल तरीके से सोचिए कि जब हम बचपन में जोड़ पढ़ाया जाता था सर लोग, तो वहाँ पर टीचर क्या करवाते थे, पहले बोलता था बाबू बड़ा नंबर लिखो, उसके बाद छोटा। तो ये बड़ा मान लेते हैं, इसको छोटा। तो आइए बड़का में हम छोटका से भाग देते हैं, बड़का में छोटका से भाग देते हैं। तो हमारे पास क्या बोला, भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 15, ऐसा बोला गया। शेषफल 15। तो छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या कौन है निकालने के लिए सबसे पहले याद कीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे हम कर दें x बराबर y गुने 4 प्लस 15, ठीक है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 4y प्लस 15। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास जो पहला इक्वेशन था इसको मान लेते हैं, पहले जो हम बनाए थे समीकरण 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 1365। x की वैल्यू यहाँ पे रखिए। अब x का वैल्यू काहे रखे सर, क्योंकि हमको चाहिए क्या, छोटी मान। तो छोटा मेरा क्या है, y है, y हमको चाहिए। तो x से कोई मतलब ही नहीं है, उसको लेके काहे चले हम, हमको तो शॉर्ट में काम करना है। तो यहाँ पे आइए 4y प्लस 5 रख दीजिए। अब प्लस y पहले से, ये x की वैल्यू है, ये पूरा मेरा क्या है 4y प्लस 5, ये x की वैल्यू है, ये y यहाँ पहले से था बराबर 1365, ठीक है। अब ये जोड़िए 5y प्लस 5 बराबर 1365।
सॉरी +15 है यहाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि +15 यहाँ लिखा गया है, +15। अब ये 5y बराबर, जब उधर आप जाके घटाइएगा 1365 माइनस 15, इधर आके आप डायरेक्ट घटा दीजिए, 15 को इधर घटाइएगा तो 0, 5, 1300 हो जाएगा कितना 50। y की वैल्यू इधर गुना में, उधर जाके भाग में, 1350 बट्टा 5 भाग लीजिए, कितना आ जा रहा है y की वैल्यू। y की वैल्यू आपके पास निकल के आएगा 2 पंचे 10, 35, 7 पचे 35, 270 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन आप इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 108 हो गया है, 109 देखिएगा। 109 में बोला गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेना है कि कैसे हम काम करेंगे। अगर इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 को 8 है, 3 को है, 2 को है, 1 को है, ठीक है। इस तरह से जब क्वेश्चन रहे तो आप केवल इस पर काम करके ये सबको बना सकते हैं। कैसे? लेकिन टर्म गिनना है कि यहाँ देखिए कई बार 1, 2, 3, 4 टर्म है, कितना 4 टर्म है। तो कहने का मतलब कि 8 जो है पहला 4 बार जोड़ना पड़ेगा, दूसरा बार में 3 को 8 जोड़ना होगा, और तीसरा बार में 2 को 8 जोड़ना होगा, चौथा बार में 1 को 8 जोड़ना होगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिएगा, 4 टर्म है, 8 को 4 बार पढ़िए, 8 चौके 32, करी 2 और बाकी 3, 8 को अब 3 बार पढ़िए क्योंकि चौथा टर्म खत्म हो गया। 8 को 3 बार, 8 दिया 24, 24 3 27, बचा कितना 2। अब 8 को कितना बार पढ़ना है, 2 बार, तो 8 दूना 16, और 16 और 2 18, और अब 8 को तो 1 बार पढ़ना है, 8 को 1 बार पढ़ेंगे 8 ही, और 8 1 कितना 9, तो 98 72 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। 110 देखिएगा, 110 में बोला गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े जाए कि योगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो। अब तो पहले तो ये समझना होगा कि सर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता क्या है। तो हम बताए थे कि अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, दोनों का कंडीशन बताए थे। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 2 को 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 को 9। अगर 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 में 1 घटाइए, 1 बचा, मतलब 1 पर 1 0। 3 अंकों की छोटी संख्या तो 3 में 1 घटाइए, 2 बचा, 1 पर 2 0। 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 में 1 घटाइए, 4 बचा, 1 पर 4 को 0। इस तरह से लिखते थे। अब यहाँ पे बोला गया 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 को 9, 6 को क्या 9। अब ये भाग किससे देना है, भाग देना है हमको 300 कितना था 327 से, 327। तो आप इसको कटाइए, 3 बार में कट जाएगा, 7 या 21, और 7 या 21, 3 दूना 6, 1 7, सॉरी 6 2 8, और 3 तिया 9, 981, बचेगा कितना 8, और इधर 1 89, ठीक है। ये 9 उतरा। अभी भी इससे छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 0 देना होगा, तो एक और 9 उतरेगा। अब इसको खिलाया जाएगा कितना बार में, 6 18, 6 दूना 12, 120, 6 से तो नहीं खाएगा, 6 से 7 42, 4, 6 दूना 12, 12 और 4 16, 5 से खिलाइए, 6 से ज़्यादा हो जा रहा है, 7 42, 7 42, और 6 दूना 12, 12 और 4 कितना 16, और 6 तिया 18, 18 और 19, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, 5 से खिलाइए, 7 5 35, और 5 दूना 10 3 13, और 5 तिया 15, 15 और 1 16, ठीक है। अब इसको घटाइए, 4 6 2, ये कैंसिल हो जाएगा, अब उतरेगा 9, 2649। 2649 को खिलाइएगा कितना बार में, 8 बार में, 8 7 56, 8 7 56, 56 करी 6, और 8 दूना 16, 16 और 5 कितना है 21, 16 5 21, और 8 तिया 24, 24 और 2 26, ठीक है। आपका बचेगा कितना 33 बच जाएगा। अब ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये घटाने वाला नंबर है, घटाने वाला नंबर। लेकिन उसमें तो बोला है कि क्या हम जोड़ रहे, इसमें देखिए बोला है कि इतना में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े जाए कि योगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये दोनों को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 327 माइनस 33, 327 में जब 33 घटाइएगा तो बचेगा इधर 4,
और यहाँ पे बचा 12, 12 में 3 गया 9, और यहाँ पे 194। अब 194 मेरा जो नंबर बना वो बना जोड़ने वाला नंबर। कैसा नंबर है ये? जोड़ने वाला नंबर है। और इसमें देखिएगा 194 नहीं 294 होगा। 294 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 294 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आज यहीं तक रहने देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम अगले पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 110 तक बात कर चुके हैं, 110 से आगे बात करेंगे 111 से। आपको अगर मेरे बताए हुए से अगर को फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को लाइक शेयर कीजिए, ताकि वो भी ज्वाइनिंग कर सके और वो अच्छा से पढ़ाई कर सके।